नमस्कार दोस्तों। और मार्केट आज काफ़ी वॉलेटाइल रहा शुक्रवार की शाम। और ओवरऑल अगर मार्केट देखे तो टीसीएस का एक रिजल्ट था जिसके वजह से मार्केट बचा और ओवरऑल आईटी सेक्टर भी बढ़ा। टीसीएस एक समय पे 6 to 7% अप था। और काफ़ी सारे आईटी स्टॉक अगर आप देख लो या इन्फोसिस देख लो, एचसीएल देख लो, ओवर द नो आईटी सेक्टर में एक तरह से कहते हैं ना, खुशी की लहर चली गई कि भाई चलो एक रिजल्ट अच्छा है तो बाकी सब रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। लेकिन वो देखना है कि सही में रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्केप्टिसिज्म बहुत है। अभी भी लोगों को ऐसा विश्वास नहीं कि भाई रिजल्ट सीजन अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, आईटी सेक्टर का तो जैसे मैं पहले भी बोल रहा था, ऐसा लग रहा है कि इस बार रिजल्ट अच्छे रहेंगे, क्योंकि यूएस और यूरोप बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। यूरोप नहीं, सॉरी, यूएस अच्छे कंडीशन में है। और हमारा मैक्सिमम कहते हैं ना कि एक्सपोर्ट अगर हम लोग आईटी का बात करें तो ना वहीं है। तो उनकी इकोनॉमी ऊपर आती है तो उनकी कंपनी की कंडीशन अच्छी होती है, तो अपने को आईटी उनका बजट बढ़ता है तो हमारी सब आईटी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। इवन अगर डील साइज देखो तो टीसीएस का वन ऑफ द हाईएस्ट क्वार्टर में रहा है। सो ऑल दिस आर गुड एंड दैट्स व्हाई मार्केट वाज स्टेबलाइज। लेकिन देखो एक समय पे वो नीचे चला गया 100 150 पॉइंट, फिर ऊपर वापस चला गया, फिर वापस नीचे आया। तो बहुत ही वॉलेटाइल है मार्केट ये। और पता नहीं चले उनको कहाँ जाना है। अब मंडे देखेंगे ये क्या होगा यहाँ से। लेकिन हाँ, रिजल्ट पे रिजल्ट आएंगे वैसे वैसे मार्केट रिएक्ट करेंगे, क्योंकि एफआईआई ने कल बहुत ही बेचा। 7,000 करोड़ की सेलिंग थी, बहुत ही बड़ी सेलिंग है। सो एफआईआई आर नॉट बुलिश, वो तो दिख रहा है हमें। लेकिन ओवर द टाइम हमें देखना है कि डीआई किस तरह से बाय करे। अगर सब सही रहा, अगर रिजल्ट सीजन ओके भी रहा, तो एक बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। ऑफ कोर्स बजट आ रहा है तो बजट में भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या पॉलिसी आएगी। लेकिन बस हमें देखते रहना है कि रिजल्ट टू रिजल्ट क्या सिचुएशन होती है। आईटी का तो ठीक ठाक लग रहा है, एक पहला रिजल्ट है अभी, कह नहीं सकते बाकी सब कैसे लगे। लेकिन बैंकिंग सेक्टर, फिर एफएमसीजी सेक्टर, मेन एफएमसीजी सेक्टर, ऑटो सेक्टर में जिस तरह से कुछ ठीक ठाक नंबर है, वहाँ क्या रिवाइवल हो रहा है उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट होगा। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग एक फिनटेक कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं, और वो है पेटीएम और पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार आपको पता है, पीबी फिनटेक और पेटीएम दोनों स्टॉक काफ़ी बड़े हैं। और दोनों में डिटेल में बात करेंगे। और ये मुझे क्वेश्चन पूछा था फिनटेक कंपनी में, खुशबू ने और योगेंद्र ने बोला था कि इन कंपनीज को कवर करना, तो चलिए कवर करते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा, आई ट्राई टू टेक इट नेक्स्ट डे। और मैं हर एक क्वेश्चन को डू रिप्लाई रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ओके। चले बात करते हैं फिनटेक कंपनीज की। देखो फिनटेक कंपनीज एक ऐसी कंपनीज है ना जिसमें ग्रोथ बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इनिशियली लॉस होता है। और अगर वो लॉस से बाहर निकल गए तो एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। पहले हम लोग एक बात करते हैं पीबी फिनटेक से, चालू करते हैं पॉलिसी बाजार से, बाद में हम लोग पेटीएम लेंगे। पॉलिसी बाजार जैसे आपको पता है कि जब इसका आया था ओवरऑल, जब ये आईपीओ, तो ये भी स्टॉक है ना काफ़ी नीचे गिर गया था, ऑलमोस्ट 20% गिर गया था अपने टॉप से, ओके। और फिर वो आई थिंक अराउंड 370 के पास चला गया। और उसके बाद ये स्टॉक ने फ्रॉम कह सकते हैं अक्टूबर 22 से ऑलमोस्ट Jan 25 में 2,200 यानी ऑलमोस्ट 6 टाइम्स 6 टाइम्स का रिटर्न दिया अपने लो से। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल हो गया और काफ़ी सारे पॉजिटिव चीज़ पीबी फिनटेक में आ गया। तो पीबी फिनटेक करता क्या है आपको पता है, जैसे पॉलिसी बाजार है वो इंश्योरेंस बिजनेस में है। और इंश्योरेंस बिजनेस जैसे आपको नो कि बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है, ओके। अगर हम लोग बात करें कि जब ये आया था नवंबर 2021 में आईपीओ लेके, ओके, इनिशियली तो 20% डाउन था, लेकिन बाद में एक तरह से ना उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा। अगर अगर हम लोग ऑनलाइन पॉलिसी सेलिंग की बात करें तो 90% ऑफ सेलिंग है ना पीबी फिनटेक करता है, पॉलिसी बाजार करता है। और उसके वजह से एक बड़ा मोट है। एंड ओवर द देयर टाइम ये मार्केट लीडर रहा है। एंड अच्छे कोट देता है। ऑफ कोर्स देखो, जिसको डायरेक्ट बाइंग करनी है ना वो पॉलिसी बाजार में जाते तो उनको काफ़ी डिस्काउंटेड मिलता है कंपेयर टू डायरेक्ट। अगर वो आप कोई एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस या आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस उन सब के पास जाते हो, तो वो एक चीज़ बेटर है। जो भी
देखो जो भी कहते हैं ना कि ऑनलाइन बाय करते हैं, तो वो आगे जाके पॉलिसी बाजार इसलिए भी फेमस हो रहा है क्योंकि आगे जाके सबको डिजिटल बाय कर रहे हैं, और एवरीवन इज नाउ ट्रस्टिंग डिजिटल चैनल्स आल्सो टू बाय समथिंग। पहले तो विश्वास ही नहीं था, जब हमारे हमारे ज़माने में, यानी हमारे नहीं, हमारे फादर के ज़माने में तो ऐसा ही था कि भाई घर पे इंश्योरेंस एजेंट आएगा, वो बेचेगा और वो उससे बात करेंगे, तब भी एक ट्रस्ट फील्डिंग आता है क्योंकि वो बंदा आपके सामने बैठा है। अभी ऐसा नहीं है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आप, जैसे ग्रोसरी डीमार्ट से मंगाते हो या ऑनलाइन अमेजोन से या जियो से, इन सब से मंगाते हो, बिग बास्केट से, तो ओवरऑल आप भी ट्रस्ट कर रहे हो ना सामने के सप्लायर को। उसी तरह से पॉलिसी बाजार में एक जैसे जैसे ट्रस्ट बढ़ रहा है ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, यहाँ ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, और ये एक बड़ा मोट है जो पॉलिसी बाजार का है, जो बाकी लोगों, बाकी सब कंपनीज में नहीं है। ऊपर से ये बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, अराउंड 5 से 6% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है। आगे जाके भी काफ़ी आगे बढ़ सकता है। ओवरऑल पॉजिटिव सेंस में अगर हम लोग बात करें ना, तो काफ़ी एनालिस्ट भी इसमें पॉजिटिव है। अभी क्या क्या चीज़ें बेसिकली फ्यूचर ग्रोथ के लिए पॉलिसी बाजार के लिए अच्छा रहेंगे, एक तो टेक्नोलॉजी जिस तरह से वो एडवांस कर रहे हैं, काफ़ी वो एडवांसमेंट ला रहे हैं, और उनकी जो कॉल सेंटर होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड नो दे नो हाउ टू पिच, और किस तरह से कस्टमर को सेल करना। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी वो काफ़ी ला रहे हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। देखो एक बार आपका एक सेगमेंट चलने लगता है ना, तो यू कैन ऑलवेज गो टू द अदर सेगमेंट। तो इसलिए धीरे धीरे वो अपनी रेंज भी बढ़ा रहे हैं। ऑफ कोर्स मार्केट एक्सपेंशन तो एज इट इज डिजिटल, वो आराम से एक्सपेंशन कर सकता है, ठीक है, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जैसे आपको एक क्लॉज पता होगा कि नाउ जैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, पहले तो अभी आपको वो फिजिकल कॉपी आती है, लेकिन अभी आगे जाके जैसे बात चल रही है कि डिजिटल आपकी पॉलिसी होगी, वो पूरी डिजिटल से ही होगी, डीमेट अकाउंट में। ओके, तो आपकी जो भी बंदे को पॉलिसी लेनी है, उनका डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है। इसलिए सी डी एम एल और सी डी एस एल, सॉरी सी डी एस एल, एन एस डी एल को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये डिजिटल चीजें रखने जा रहे हैं, यानी आप डिजिटल गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हो, डिजिटल इंश्योरेंस की तरफ बढ़ रहे हो, और उसके वजह से ना काफी हद तक नो कस्टमर भी स्लोली एंड ग्रेजुअली डिजिटल बाय करने लगता है, और उनको पता चलता है कि भाई अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट बाय करता हूँ तो मुझे कितना फर्क पड़ जाता है, ओके, प्रीमियम में कितना पे में फर्क पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द पॉलिसी पॉलिसी होती है। हाँ, अगर आप वो सर्विस की बात करो तो दे डू प्रोवाइड आफ्टर सर्विस, यानी आपने बेच दिया फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप वहाँ कॉल कीजिए और होगा। ओके, अगेन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है इनकी, ब्रांड रिकग्निशन बहुत ही बड़ा है उनका, जो मार्केट कैंपेन भी बहुत ही एग्रेसिव होता है। ओके, और ये सभी इंश्योरेंस प्रोवाइडर के साथ टाई अप है, यानी आप एक ही जगह पे आप कहना कंपेयर कर सकते हो पॉलिसी टू पॉलिसी, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स, और आपको जो अच्छा लगे आप वो बाय कर सकते हो। क्योंकि अगर एच डी एफ सी वाला आएगा तो एच डी एफ सी वाला आपको एजेंट आएगा तो वो एच डी एफ सी ही पिच करेगा, बोलेगा ये बेस्ट है। ICICI वाला आके ICICI ही पिच करेगा। लेकिन यहाँ आपको पूरा रेंज मिलता है, जिससे आप टाटा हो या ICICI हो, HDFC हो, कोटक हो, मैक्स हो, या कोई भी हो, आप इसको बेसिकली कंपेयर करके ले सकते हैं। और जैसे जैसे आगे इंश्योरेंस बढ़ रहा है, ओके, अभी अभी ये वेरी लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 4.2% ऑफ GDP, ठीक है। और ओवरऑल अगर टायर 2 टायर 3 की हम लोग सिटीज़ की बात करें, वहाँ भी बहुत ही अनटैप मार्केट है। तो पॉलिसी बाजार वहाँ अभी ये कॉन्सेंट्रेट किया कि वहाँ किस तरह से वो प्रेजेंस लाए, और धीरे धीरे वो लोग कैंपेन भी करते हैं। आजकल तो ये लोग फिजिकल स्टोर्स भी ऑफलाइन खोलने लगे कि वहां जाके आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। ओके, अगेन क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत रहती है कि जैसे आपके पास एक बड़ा डेटाबेस बनता जाता है आपके क्लाइंट्स का, आप इंश्योरेंस को छोड़ के और भी प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हो। ओके, और काफ़ी सारे दूसरे प्रोडक्ट भी ये लोग लिंक कर रहे हैं अपने साथ, और जिसके वजह से क्या हो रहा है, कस्टमर को भी काफ़ी रेंज मिलते हैं। तो क्रॉस सेलिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है एक बार आपका डेटाबेस हो जाता है। अगेन ऑपरेशनल एफिशिएंसी वो बढ़ा रहे हैं, जैसे बोला ये जनवरी 2024 में ये बेसिकली प्रॉफिटेबल हुए। कोई भी फिनटेक कंपनीज के लिए प्रॉफिटेबल होना वो बड़ी बात होती है।
और ये जनवरी 2025 में हुए, तो उसके वजह से क्या हुआ कि एक तरह से पुश आ गया कि हाँ भाई ये कंपनी प्रॉफिटेबल, और बाद में एक अच्छा खासा उन्होंने ग्रोथ दिखाया है ओवर द टाइम। और उसके लिए उन्होंने काफ़ी अपना जो बैक ऑफिस था, ऑपरेशनल ऑफिस सॉरी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, वो सब काफ़ी हद तक उन्होंने बैक एंड प्रोसेस ठीक किए। ओके, और वो मोनेटाइजेशन पे जाने लगे, जहाँ से हाई ग्रोथ सेगमेंट लाइक हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस, जहाँ पार्टनरशिप करके और बिल्डअप बना रहे हैं। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं कि अभी बेसिकली काफ़ी सारे टेलविन है। जैसे एक तो टेलविन है गवर्नमेंट पॉलिसी डिजिटल अडॉप्शन पे ले जा रहे हैं। ओके, और उसके वजह से पॉलिसी बाजार को हमेशा फ़ायदा रहता है। अगेन वो लोग ब्लॉकचेन फॉर पॉलिसी इश्योरेंस एंड क्लेम सेटलमेंट भी ला रहे हैं। ब्लॉकचेन आपको पता है ना, वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू हैपन रिसेंटली, जिससे ना एक कह सकते हैं सिक्योरिटी बढ़ती है और कस्टमर को एक्सपीरियंस भी अच्छे होते हैं। और कस्टमर रिटेंशन के लिए ना वो काफ़ी हद तक लॉयल्टी प्रोग्राम और पोस्ट परचेज एंगेजमेंट में काफ़ी रिन्यूअल और अपसेलिंग करना है, तो काफ़ी एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। सो इन सब के वजह से ना पॉलिसी बाजार को काफ़ी फायदा हो रहा है। अगर मैं ये कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी और उस तरह से देखूँ, ऑफ कोर्स पी रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे मैंने बोला ना, ये बेसिकली अभी प्रॉफिटेबल हुआ सितंबर 20 सॉरी जनवरी 24 में उनका जो रिजल्ट है, तो तब से प्रॉफिटेबल है, तब से प्रॉफिटेबल ही है। अगर मैं इसको इसके जो भी अगर फाइनेंशियल्स देखो नॉल दे, तो भी स्टॉक भी तो आपको बहुत ही हाई लगेगा। ओके, और प्राइस टू बुक वैल्यू एंड एवरीथिंग इज हाई, लेकिन वही है कि यहाँ आर ओ आर ओ सी इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है। और इसको कंपेयर करने के लिए अपने पास और कोई कंपनीज नहीं है। अभी ये 16 से 17% डाउन है, लेकिन देन ऑल्सो आई थिंक ये सब कंपनी पे, मैं फिनटेक कंपनीज पे काफ़ी हद तक पॉजिटिव इसलिए रहता हूँ क्योंकि ये इनका स्कोप बहुत बड़े होते हैं कंपेयर टू एनी अदर कंपनीज, एंड दैट इज़ व्हाट इज बेनिफिटिंग पीबी फिनटेक। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। आई थिंक ये ओवरऑल, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर 3 साल का भी हम लोग सेल्स देख ले तो 57% का ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 33% का है, और स्टॉक से एरिया 3 साल से 31 है। सो ऑल दिस इफ यू कंसिडर नो, आई थिंक दिस इज अ स्टॉक विच इज डूइंग वेल इन फिनटेक सेगमेंट। शुड कीप एन आई अगेन, नॉट अ रिकमेंडेशन, खुद का एनालिसिस करके ही आप इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलिसी बाजार। अभी एक काम करते हैं हम लोग, पेटीएम लेते हैं। बाय द वे, जाने से पहले गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। और जैसे मैंने बोला, आप हमारे प्रोडक्ट्स भी देख सकते हो, जहाँ हम लोग स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारी रिसर्च टीम है जो प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अभी हम लोग पेटीएम की। पेटीएम तो आप लोगों को पता ही है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टॉक ओवरऑल। और पेटीएम जैसे जिस दिन वो लॉन्च हुआ था, ओके, नवंबर 2021 में 20% तो पूरा डिस्काउंट में ही वो चला गया था तुरंत ही। ओके, और लिस्टिंग 9.3% से ऑल डे एंड में तक तो 20% ज़्यादा है, अराउंड 27% नीचे था। वन ऑफ द, अब उस टाइम पे 18,000 करोड़ का आईपीओ था, 18,300 का, वन ऑफ द लार्जेस्ट आईपीओ इन 2020 उस टाइम पे। ओके, तब तक का। बाद में तो एल आई सी और सब आए। और सबसे बड़ा मेन रीज़न वही था, ओवर वैल्यूएशन, काफ़ी ओवर वैल्यूएशन था। और नो, राइट प्राइस में वो एंटर नहीं हुए, जैसे जिस तरह से स्विगी आया, राइट प्राइस से एंटर हुआ और वो उस लेवल से ऊपर ही गया है। फिर मार्च 22 में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि एक साल बाद, नो, एक साल बाद इनका, एक साल तो नहीं लेकिन 4 महीने बाद ही ना आरबीआई ने बैन कर दिया पेटीएम पेमेंट बैंक्स को फॉर ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर, क्योंकि उनको लगा कि भाई कुछ चाइना के साथ डेटा शेयरिंग हो रही, उसके वजह से वो काफ़ी गिरे वहाँ से। तो फिर वो जो धुलाई पुताई चालू हुई है उसकी, 350 रुपये तक वो स्टॉक चला गया था। अब सोचो, जो 1800 रुपये का स्टॉक 350 तक चला गया 2 साल में। ओके, एंड वन थर्ड ऑफ इज लेस देन वन थर्ड वैल्यू हो गया था बाद में। ओके, एंड ओवर वैल्यूएशन, रेगुलेटरी एक्शंस, और समहाउ नो पेटीएम वाज नॉट एबल टू रेगुलेट देयर बेसिकली ऑपरेशन मच बेटर। ओके, और बहुत ही लूप होल्स थे, उसके वजह से ना कह सकते हैं कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट चला गया फिनटेक कंपनीज में, खास करके पेटीएम में। फिर 2023 में भी काफ़ी चैलेंज है। जनवरी 2023 में ना बेसिकली आरबीआई ने वापस पेटीएम पेमेंट बैंक्स को नए कस्टमर ऑनबोर्ड करने के लिए ना बोल दिया।
वो भी कंप्लायंस इशू था जिसके वजह से बहुत ही गया उसी टाइम पे। ये स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 350 तक चला गया था। बाद में पेटीएम ने शेयर बायबैक की ऑफर ली कि भाई उससे कुछ ऊपर आए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन फायदा कब हुआ, कब बड़ा मूवमेंट आया, वो बड़ा मूवमेंट आया 2024 में, अक्टूबर 2024 में। ओके, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ महीने पहले, 5-6 महीने पहले ही अगर आप बात करो ना, तो उस टाइम पे सडनली अक्टूबर में इनको दी गई परमिशन कि भाई एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, कि भाई अभी आप नए कस्टमर को ऑनबोर्ड कर सकते हो यूपीआई के लिए। ओके बॉस, दैट वाज द बिगेस्ट पुश और पॉजिटिव डेवलपमेंट। और बाद में एक बार उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखाई, लेकिन वो इसलिए दिखाई क्योंकि उन्होंने अपना जो नॉन कोर एसेट था, जो थिएटर, वो जो बेसिकली आप कहते हैं ना कि जो जोमेटो को बेचा ऑनलाइन बुकिंग का, वो बेच दिया। आई थिंक 2,500 करोड़, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, उतने में बेचा। उसके वजह से वो प्रॉफिटेबल हुआ था वन टाइम के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया पेटीएम में, अब विजय शंकर ने भी सीखना चालू किया। और आपको भी पता है, एक याद हो तो आपको वो वीडियो जहाँ पहली बार आई थिंक 2021 में या कब, जब वॉरेन बफेट ने पेटीएम में इन्वेस्ट किया था, उनका डांस जो था, अपनी तो जैसे तैसे कोई ना आगे पीछे, वो वीडियो पे जो उन्होंने डांस किया था, वो बहुत वायरल हुआ था। जब एक्चुअली वॉरेन बफेट निकल गए बाद में, वॉरेन बफेट तो बहुत बड़े लॉस में निकले। आई थिंक 500, 550 में वो निकले होंगे। इवन काफी सॉफ्ट बैंक ने भी अपना काफी स्टेक बेचा, सब लोग लॉस में निकले। लेकिन वो जब निकले ना, बाद में ये स्टॉक ने रिकवर काफी किया, और आई थिंक 1,000 तक चला गया था बीच में तो, 1,000 के ऊपर। अभी वो कुछ 850 के आसपास है। लेकिन आप वो देखो, वो जर्नी 317 रुपीज से वो ऑलमोस्ट 1,000, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 6 महीने में ही हुआ ये सब। 6 महीने में ही 3 गुना हुआ था। और जो अक्टूबर में जो हुआ, तब तक वो ऑलरेडी डबल हो चुका था। लेकिन वही होता है ना कि अंदर वाले को पता होता है कि भाई क्या आने वाला है, शायद ये अप्रूवल मिलने वाला है। और उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी भागा। ओके, और एनालिस्ट भी हम लोग अगर बात करें ना, सभी लोग स्केप्टिकल थे, लेकिन बाद में अपग्रेड हो गए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं भी काफ़ी स्केप्टिकल था। और हमने भी ये स्टॉक इनिशियली डायमंड मेंबरशिप में, मुझे याद है इनिशियली हमने दिया था, लेकिन हमने भी जैसे वो ऑर्डर आया था, हमने सबको बाहर निकाल दिया था। कुछ इतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ था, लेकिन डर तो सबको लगता है भाई, क्योंकि पैसे हमारे नहीं है, क्लाइंट्स के होते हैं। तो उस टाइम पे हमने सेल करने को बोला था, और बिलीव मी, उसके बाद तो बहुत नीचे गया, 300, 350 गया था। और बाद में ये जो पलटी मारी है ना, अच्छा खासा ये स्टॉक बढ़ा है। ओके, उनके काफ़ी सारे अप्रूवल जो आए वो पॉजिटिव आए। ओके, और प्लस उन्होंने जो नॉन कोर एसेट सेल करना चालू किया। ओके, आई थिंक बाहर भी उन्होंने कोई एसेट सेल किया, और उसके वजह से बेसिकली नो एक पॉजिटिव सेंस आने लगा। लेकिन स्टिल स्टिल ऐसा नहीं बोल सकते भाई इट इज़ आउट ऑफ द वुड्स, लेकिन मच मच बेटर। लेकिन यहाँ से पेटीएम क्या करने वाला है कि जिससे शायद ये स्टॉक आगे बढ़े। देखो अभी भी उसका जो ऑल टाइम हाई है, जो आईपीओ के टाइम था 1,800 रुपये के आसपास, वो तो बहुत दूर है। अभी तो डबल होगा यहाँ से, तब जाके वो लेवल पे पहुंचेगा, डबल से भी ज़्यादा। लेकिन आगे जाके ना वो वापस एक रॉबस्ट इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, और लेकिन डिजिटल पेमेंट के लिए। लेकिन इस बार रेगुलेटरी इश्यूज बहुत वो कंप्लाई करेंगे, और मर्चेंट बैंकर्स के साथ, और कस्टमर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इवन इंश्योरेंस सेगमेंट में भी वो लोग एंटर कर रहे हैं। क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज काफ़ी वो लोग देख रहे हैं, तो डाइवर्स पोर्टफोलियो वो लोग ला रहे हैं। अगर आप पेटीएम का मार्केट शेयर देखो ना, तो वो सिर्फ 8% है यूपीआई उसमें। सबसे बड़ा शेयर है फोनपे का, अराउंड 43%। गूगल पे का 34% है, तो इतना बड़ा नहीं है पेटीएम। दे आर ट्राइंग, एक इनिशियली उनका, आई थिंक अगर 2 साल पहले देखे तो उनका 12.5% था, जो घट के 8% हो गया है। ओके, अगर बट लेकिन हाँ, नाउ दे आर ट्राइंग एवरीथिंग कि उनका शेयर बढ़े। एंड जैसे मैंने बोला कि वो धीरे धीरे काफ़ी फाई पार्टनरशिप करे बाकी सब इंश्योरेंस कंपनी के साथ। इवन लैंडिंग के लिए भी वो लोग धीरे धीरे नो पार्टनरशिप करे। अगेन पेटीएम पोस्टपेड, पेटीएम फॉर बिजनेस लोन, ईएमआई ऑप्शन। लेकिन कुछ कुछ अभी रेगुलेटरी इश्यूज और है, जिसके वजह से वो अटक रहे हैं। लेकिन पहले जिस तरह से वो लोग लोन दे रहे थे ना,
अनसन लोन दे रहे थे, काफी लोग के केवाईसी नहीं करते थे, और उसके वजह से आरबीआई ने इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। बाकी ग्रोथ इन डिजिटल पेमेंट और मर्चेंट नेटवर्क में काफ़ी ग्रो करे। टायर टू टायर थ्री सिटीज़ में वो लोग स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस को ऑनबोर्ड करें उनको। इनिशियली आपको पता है ना, वो अभी साउंड बॉक्स आता है कि आप कोई भी यूपीआई से पेमेंट करो, जैसे पेटीएम से करोगे तो बोलता है कि थैंक यू फॉर योर पेमेंट। तो वो इनिशियली इनोवेशन पेटीएम का था, अभी वो गूगल पे और फोन पे ला रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली पेटीएम उसमें बहुत आगे निकल चुका है। इसलिए काफ़ी बिजनेसेस अगर आप देखोगे तो पेटीएम इसलिए रखते हैं ना कि वो साउंड बॉक्स से बहुत फ़ायदा होता है कि भाई जो दुकानदार है वो अपने काम पे फोकस करेगा, हर एक पेमेंट के लिए उसको नो देखना नहीं पड़ेगा अपना मोबाइल आया कि नहीं, वो साउंड बॉक्स से उसको पता चलेगा हाँ भाई पेमेंट आ गया। ओके, तो बेसिकली स्केलिंग ऑफ साउंड बॉक्स एंड अदर पेमेंट हार्डवेयर वो काफ़ी हद तक उनके लिए बहुत फायदा हुआ, वो एक गेम चेंजर था पेटीएम के लिए। ओके, अगेन इंटीग्रेटेड सिस्टम वो सब ला रहे हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल, बेसिकली न्यू यूपीआई यूज एंड ऑल दैट, तो वहाँ भी वो लोग काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इवन काफ़ी ऑफर्स और वो सब भी आते हैं तो नए कस्टमर ऑनबोर्ड करने के लिए। इंश्योरेंस बिजनेस एक्सपेंशन में जैसे मैंने बोला ना कि ये सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, हमने पॉलिसी बाजार तो देख ही ली। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां अभी भी बहुत ग्रोथ है, बहुत अंडर पेनिट्रेशन है। तो वहाँ वो लोग एंड टू एंड डिजिटल इंश्योरेंस सॉल्यूशंस, पॉलिसी कंपैरिजन एंड परचेज एंड क्लेम प्रोसेस, उसमें भी वो लोग आगे जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या होता है, लेकिन हाँ, हेल्थ लाइफ जनरल इंश्योरेंस सब में वो लोग फोकस करने वाले हैं। अगेन उनका मेन मोटिव भी वही है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना, ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट, और जो जो नॉन कोर एसेट्स है उनको निकालना, और जो जो हाई मार्जिन सर्विसेज लाइक लैंडिंग इंश्योरेंस वहाँ भी वो लोग अभी फोकस करना चालू किया है। अगेन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और रूरल और सेमी अर्बन मार्केट मर्चेंट और कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, ये सब तो चलो, ये सब चीज़ें दे आर ब्रिंगिंग, एंड इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू वर्क ऑन इट सो दैट टू गिव अ बेटर एनहांसमेंट। अब बात करें कि ये पेटीएम का ओवरऑल क्या होने वाला है और क्या व्हाट दे आर प्लानिंग, और अगर लेकिन मैं अगर जब इस कंपनी को देखता हूँ ओवरऑल रेशियोज पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ऑल दैट, तो यहाँ तो क्या है कि भाई आपको पता नहीं चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये नेगेटिव रिटर्न रहा है। जैसे मैंने बोला कि लास्ट क्वार्टर इसलिए था क्योंकि वो बेचा था उन्होंने वन नोन कोड है, इसलिए वो प्रॉफिटेबल है। इसमें आपको फेथ लेके ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि इसमें अगर मैं देखूँ ना तो इनका जो वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया जब से वो यूपीआई का प्रॉब्लम, अभी यहाँ से वो कैसे ग्रो करेंगे, कैसे विजय शंकर ग्रो करेंगे वो भी देखना है। रिस्की स्टॉक है गाइस, तो इन्वेस्ट करना है तो बहुत ध्यान से करना है, ऐसा कोई क्लियर कट ग्रीन सिग्नल नहीं है। तो इसलिए आपको खुद का इवेल्युएशन करके करना है। काफ़ी सारे अगर ब्रोकरेज रिपोर्ट देखोगे ये सब, सब लोग डाइवर्स, सबके कॉल्स है, कोई बोल रहा है बाय, कोई उधर है सेल, लेकिन चलो उस पर नहीं जाना है। लेकिन मेरे हिसाब से स्टिल दे आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स, सो वी हैव टू सी कि कब वो आउट ऑफ द वुड्स होंगे, यानी कब ये सब मुश्किलें से बाहर आएंगे और कब अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो चलिए ये था पेटीएम के बारे में, और होप आपको पता चला होगा कि किस तरह से आपको डील करना है पेटीएम के। चलिए अभी क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और मैं जो कल या आज सुबह जो क्वेश्चन मिले उस पर मैं फोकस करता हूँ। जस्ट अ मिनट। चलिए, तो शेडो का क्वेश्चन है सर, डिफेंस सेक्टर में बजट बढ़ाने की बात तो हो रही है, कोचिंग शिविर में न्यू एंट्री कर सकते हैं क्या? बीएल जेन टेक्नोलॉजी में भी क्यों कर सकते हैं, यानी डिफेंस सेक्टर की बात करें, देखो डिफेंस सेक्टर ओवरऑल बहुत बढ़िया था, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया अभी। लेकिन ये जो बी एल है या एच एल है या ये सब स्टॉक्स है ना, अगेन नो रिकमेंडेशन, जस्ट आई एम टॉकिंग बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग, ये सब स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी इन ऑल दैट और बहुत अच्छा है, और बी एल तो कुछ गिरा ही नहीं है। लेकिन कोचिंग शिपयार्ड काफ़ी गिर गया क्योंकि वो बड़ा भी इतना था, ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30-40% जितना डाउन है अभी भी कोचिंग शिपयार्ड। मेरे हिसाब से यू शुड वेट
फॉर इन्वेस्टिंग मोर इन दिस नो कंपनी। अभी डिफेंस सेक्टर का देखो, वो तो हर बजट में, जैसे लास्ट टाइम 2.4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, तो इस साल भी होगा, कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या इन लोगों के पास कैपेसिटी है कि इतने जो बड़े बड़े नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं उनको फुलफिल करने के? एक होता है कॉन्ट्रैक्ट मिलना, एक होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट को कैसे करेंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट फिर आपको 4 4 5 5 साल लगेंगे आपको डिलीवर करने में, क्योंकि एक खत्म होगा तब दूसरा आएगा ना। तो हाउ दिस कंपनीज आर गोइंग टू बिल्ड अप दैट कैपेसिटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई एम बुलिश ऑन दिस सेक्टर, क्योंकि इनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी है। लेकिन वैल्यूएशन क्या है, और प्लस कैसे कैपेसिटी एक्सपेंशन है, तो उस तरह से देख रहे हैं। आई थिंक कोचिंग में अगर रुक जाए थोड़ा देर बाद एंटर कीजिए BEL, देन तो भी एट लोअर लेवल्स में यू कैन think of buying it again. Do your own research before analysis investing. ठीक है। तो ये है नितेश ECB बोले टेक महिंद्रा टाटा कम्युनिकेशन, अच्छा NTA इंडिया स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये डेटा सेंटर की बात करें आज सुबह के वीडियो की, हाँ डेटा सेंटर एक अच्छा स्कोप है, बहुत ही बड़ा स्कोप है। एंड लेकिन इसमें बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी, तो ये सालों साल थीम चलेगी। आपको जस्ट देखना है ना कौन सी कंपनी में आप कंफर्टेबल हो, और प्लस वर्ल्ड किस तरह से वो यूटिलाइज करी ये थीम को। ठीक है। देन अनिल पुडाता बोल रहे, 1 मिनट, 1 मिनट। जयंत आम्बेडकर बोले डेटा सेंटर चलाने के लाइक पावर चाहिए, उसका व्यास्यात क्या है? बेसिकली ये बोले कि पावर, हाँ पावर तो चाहिए ना। देखो डेटा सेंटर एट द एंड ऑफ द डे वो बैकअप प्लान है, तो बैकअप तो भाई उसमें तो बिजली नहीं जानी चाहिए ना, तो उसके लिए आपको पावर सेक्टर की 100% बहुत ही जरूरत पड़ती है। और इसलिए जैसे मैंने आज ही सुना कि बजट में बात हो रही कि सभी स्टेट को एक एक्स्ट्रा कहते हैं ना लाइन ऑफ क्रेडिट मिलने वाली है पावर सेक्टर के लिए। पावर सेक्टर तो चाहिए ही चाहिए, और डेटा सेंटर बहुत पावर कंज्यूम करते हैं, बहुत ही कंज्यूम करते हैं। तो आपको 24/7 पावर सेगमेंट पावर मिलना चाहिए, और इसमें भी अगर रिन्यूएबल अगर आप ला पाओ, सोलर, या कह सकते हैं तो ग्रीन एनर्जी यानी विंड एनर्जी एंड ऑल दैट, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, उस पर काम होगा, तो इसलिए पावर की भी डिमांड ऑफ कोर्स बढ़ेगी, क्योंकि इतने सारे डेटा सेंटर होंगे। तो Anil put our data set in long term, but we are late holding Telco, Schneider, Blue Star and all that. See, हम लोग लेट नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। देखो ये डेटा सेंटर पॉलिसी काफ़ी थीम चल रही है, तो आपको लॉन्ग टर्म में देखना है, और ये आगे जाके बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये एक साल में ख़त्म हो जाने वाला है। So of course, a company who are taking part into this, no, basically you have to keep in mind. चलिए, कैन डू एनीथिंग सर, मेरा 3.5 लाख का पोर्टफोलियो 25,000 डाउन है, मार्केट और नीचे गिरेगा क्या, पोर्टफोलियो सेल कर दूँ? नहीं नहीं यार, ये सब कुछ नहीं करना है। ये सब तो चलता रहता है, मार्केट ऊपर नीचे, देखो रिजल्ट क्या आता है, और ओवरऑल बजट में भी क्या आता है। मेरे हिसाब से बजट में कुछ तो लाना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि इकोनॉमी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। और जब आपकी इकोनॉमी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं होती ना, तो यू हैव टू डू समथिंग सो दैट नो टू चेंज द कोर्स ऑफ एक्शन। या तो टैक्स कट करके, या तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ा के, वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। हाँ, लेकिन ये सब होना बहुत ही ज़रूरी है, तो जाके पैसे आएंगे, और वो पैसे घूमेंगे मार्केट में, और इकोनॉमी घूमेंगे, और लोग जाके खर्चा करेंगे, तभी इकोनॉमी चलेगी। सो ले होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक नो नीड टू सेल इन पैनिक, कोई कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन वो है ना कि ये रात कब ख़त्म होगी वो अभी तक पता नहीं है, कब ख़त्म होगी। लेट्स सी विद दिस रिजल्ट सीजन और नेक्स्ट रिजल्ट सीजन, या तो बजट में कुछ आ जाए तो। चलिए, यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। डू डू लाइक इट एंड शेयर इट विथ एवरीवन गाइस, एंड आई विल सी यू सून टुमारो। एंड यस, टुमारो मैं ज़रूर एक वीडियो लाऊंगा। आपके कोई भी क्वेश्चन है ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, चलिए, सी यू देन, बाय बाय।